ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल में तो हमें तभी बात करनी है जब आप पूरा टैक्स लॉ पढ़ लोगे, लेकिन जो बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडस्ट्री में इस सारी चीजों का टॉक चलते रहता है। 115 BAC जो है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहां पे ऑल्टरनेटिव क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ के टैक्स रेट बहुत ही कंसेशनल है। आप देखो 2.5 लाख तक नील, ये तो पहले भी था। 2.5 लाख टू 5 लाख जो है वो वहां पे 5% है। 5 लाख टू 7.5 लाख है वहां पे 10% है। 7.5 लाख टू 10 लाख है वहां पे 15% है। 10 लाख टू 12.5 लाख वहां पे 20% है। 12.5 लाख टू 15 लाख वहां पे 25% है। अबव 15 लाख रहेगा तो वहां पे 30% है। तो आप देख सकते हो कि आपको 2.5 लाख यहाँ पे बढ़ाना है और यहाँ पे आपको 5% से इंक्रीज करना है। तो ये जो चलता है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे नील से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ। इसका ये मतलब है अगर किसी एसएससी का इनकम आपको 10 लाख रुपए का होता है, आपको पता है पहले ही ना, किसी एसएससी का इनकम अगर 10 लाख रुपए का होता है तो नॉर्मल रिजिम में 1,12,500 आता है, ये तो आपको पता ही है। ऑल्टरनेटिव रिजिम में कितना आएगा मुझे बताओ कंप्यूट करके। अप टू 5 लाख रुपया तो यहाँ पे 12,500 आएगा। 5 लाख टू 7.5 लाख यहाँ पे 10% आ रहा है तो ये 25,000 आएगा। 7.5 लाख टू यहाँ पे 15% आ रहा है तो ये 37,500 आएगा। ये कितना आ रहा है टोटल? इधर तो जीरो आएगा। 70 तो कंसेशनल है कि नहीं है? अरे देखना, नॉर्मल स्कीम में जाएगा तो 1,12,500, ऑल्टरनेटिव स्कीम में जाएगा तो 75,000। चलो और एक बात बताता हूं आपको, 20 लाख के ऊपर कंप्यूट करते हैं। 20 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर नॉर्मल में कंप्यूट करके दिखाओ मुझको, वो तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं। 20 लाख के ऊपर नॉर्मल में कैसे आएगा? 10 लाख का 30% आएगा ना, ऊपर के 10 लाख का। तो 10 लाख का 30% बोले तो वो 3 लाख, और 10 लाख तक कितना आता है? 1,12,500। मतलब 20 लाख का कितना आएगा? 4,12,500। ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आएगा। अब ऑल्टरनेटिव से निकाल के दिखाओ मुझको, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे 5% बोले तो 12,500 आएगा। 5 लाख टू 7.5 लाख यहाँ पे 25,000 आएगा। यहाँ पे 37,500 आएगा। यहाँ पे 10 लाख टू 12.5 लाख का 20%, मतलब 2.5 लाख का 20%, 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। और यहाँ पे 25% आएगा। 25% बोले तो 62,500 आना चाहिए। और अबव 15 लाख का 30%, तो वो कितना बच गया? अभी मेरे को टोटल 20 लाख का चाहिए ना, तो बचे हुए 5 लाख का 30%, ठीक है ना। 5 लाख का 30% कितना आएगा? 1,50,000। तो बताओ जरा टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख 37,500। 3,37,500 ये आ रहा है आपका। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल रिजिम में आप जाओगे तो 4,12,500 आता है और ऑल्टरनेटिव में जाओगे तो 3,37,500 आता है। तो ऑल्टरनेटिव रिजिम इज रेट वाइज, ऑल्टरनेटिव रिजिम तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रिजिम में गवर्नमेंट बोलता है जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं इनकम टैक्स में, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे डिडक्शंस मिलता है चैप्टर 6 में, राइट। चैप्टर 6 में बहुत सारे डिडक्शंस आप लेते हो, राइट। ATC, ATD, ATE, वो सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। सैलरी में कुछ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन करके चलता है। सैलरी में क्या चलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, वो नहीं मिलता। हाउस प्रॉपर्टी का आप 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो आपके नॉर्मल इनकम के सामने। हाउस प्रॉपर्टी का अगर इंटरेस्ट आपने भरा होगा तो, लोन लेके इंटरेस्ट भरा होगा तो सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपने स्कीम में चले गए तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा पीजीबीपी में, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे सेक्शंस को आपको गिव अप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गिव अप करना पड़ता है, तब जाके ऑल्टरनेटिव रिजिम मिलती है। तो ऑल्टरनेटिव रिजिम लेने से पहले आपको डिसीजंस लेना पड़ता है। डिसीजन लेना पड़ता है कि आप ऑल्टरनेटिव में जाओगे कि नॉर्मल में जाओगे। और क्योंकि ये क्रिएट करता है टैक्स प्लानिंग एवेन्यू, कि आप नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो टैक्स कितना लगेगा और ऑल्टरनेटिव में जाओगे तो टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि नॉर्मल का बेस अमाउंट अलग है, ऑल्टरनेटिव का बेस अमाउंट अलग है। टैक्स बेस जो है वो अलग है, जो टोटल इनकम का वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे विद डिडक्शन आता है और ये विदाउट डिडक्शन है, तो ये बेस अलग अलग होता है।
तो आप टैक्स रेट देख के खाली डिसीजन नहीं ले सकते, टैक्स अमाउंट देख के लेना होता है। तो अभी आप क्या करोगे, इसके आगे जब भी आप इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करोगे इंक्लूडिंग हमारी फर्म का, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम डिडक्शंस क्लेम करके ऑल्टरनेटिव डिडक्शन को गिव अप करके ऑल्टरनेटिव रिजिम में चले जाए, या डिडक्शंस लेके हम नॉर्मल रिजिम में चले जाए। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसको हम बोलते हैं 115 BAC। इस सेक्शंस को क्या बोला जाता है? 115 BAC, 115 बैक। ओके, तो 115 BAC इंडिविजुअल के लिए बना था, 115 BAA कंपनीज के लिए बना है। दिख रहा है आपको यहाँ पे 115 BAA? तो नेक्स्ट टाइम मेरे से बात करोगे तो सेक्शन में बात करना, सर इस कंपनी को 115 BAA लगाना है क्या? तो एलिट गुरुकुल लिमिटेड को कौन सा सेक्शन लगेगा? 115 BAA। कोई बोलता है कि मेरे कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं है, मेरा कोई लोन वगैरह नहीं है सर, मेरा नॉर्मल सैलरी है, मुझको कम से कम टैक्स भरना है, उसको आप क्या बताओगे? कोई इंडिविजुअल है उसको क्या बोलोगे? सर आपका रिटर्न हम लोग 115 BAC में भरेंगे, BAC बोले तो बैक में भरेंगे, ठीक है ना। सर कोई बोलता है सर हमारी कंपनी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी हमने स्टार्ट की है सर, नहीं अपन लोग ने वो किया ना राइट अलाइन, ठीक है ना, वो नई कंपनी सर मैन्युफैक्चरिंग दिखाई हम लोगों ने, तो सर उसका क्या करना है? 115 BAB में हम लोगों को वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब सबसे कम टैक्स 15% वाला टैक्स में हो जाएगा, ठीक है ना। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगी, अभी तक मिली है नहीं, जब मिलेगी तो हम उसको BAD में डालेंगे। तो ये BAB, BAC, BAA, BAD, ये जो 4 सेक्शन है, ये कौन से सेक्शन है? ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के सेक्शन है। कौन से सेक्शन है? दिख रहा है ना आपको ABCD यहाँ का? 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC, 115 BAD, मतलब ये ABCD है ना, बाकी तो पीछे का कॉमन ही है, ठीक है ना। 115 BAA में कंपनी का है 22%, 115 BAB में क्या है? कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग वाली 15%, BAC में इंडिविजुअल है ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में 2.5 लाख से इनकम बढ़ाने का, इधर से 5% से रेट बढ़ाने का, 15 लाख के बाद 30% कांस्टेंट। तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? हाँ ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम है। और BAD जो है वो किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। यहाँ पे कितना रेट है? 22% का रेट है। ये थोड़ा थोड़ा याद रखो। अभी मुझे पता है कि चैप्टर 1 में इतना सारा थोड़ा ज्यादा होता रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन अभी ज्यादा ही होना है। अब मतलब ये तो ठीक है, यूट्यूब के जो बच्चे रहेंगे वो बेचारे स्टूडेंट है, तुम लोग तो सालों आर्टिकल्स हो, तुमको तो काम करना है अभी अगले महीने से, तो काम इसी के ऊपर करोगे ना। ओके, तो ये बातें आपको पता चलनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं हम लोग, एक कोई तो यहाँ पे हमने BAD का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया क्या? शायद नहीं किया। कर लो, ये BAC लगा लोगे ना, लेकिन आप लोग अप्लाई करना होगा तो ठीक है ना। आगे जाके देखते कोई सवाल मिलेगा तो कर लेंगे उसमें। अभी इतना आप याद रखो, और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे सरचार्ज।